नमस्कार दोस्तों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने 1600 का चार्टर जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जारी किया गया था, उस चार्टर के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अगर कोई उस क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप 1600 के चार्टर को देख लें ताकि आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज के हमारे इस सत्र की जो टॉपिक है, आज के हमारे इस क्लास की जो टॉपिक है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको कि हम नॉर्थ इंडिया एक्ट के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, आखिर किन परिस्थितियों में वो रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए। मतलब कि उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, आखिर वो कौन से कारण थे जिसके कारण ब्रिटिश संसद में 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। क्योंकि आप देखेंगे कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उन कारणों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कई सारे कारण थे रेगुलेटिंग एक्ट को लाने की। ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एक बार समझ के इसे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके मानस पटल पे ये ज़्यादा दिन तक बने रहेंगे और आप आसानी से इसे भूलेंगे नहीं। अन्यथा अगर आप सिर्फ सूचनाओं को, तथ्यों को एकत्र करते चले जाएंगे तो वो कुछ ही समय के बाद आपके स्मरण से गायब हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बेहतर ढंग से अपनी कॉन्सेप्ट को समझ के साथ विकसित करें। तो कई सारे कारण थे, जिसमें ये पहला कारण हम लोग देखते हैं बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण। मतलब आप देखते हैं कि 1757 में बंगाल में एक युद्ध होता है जिसको कि पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। और अगर हम इतिहासकारों की बात करें, जो विशेषज्ञों की बात करें, तो हम जानते हैं कि पलासी का युद्ध जो है एक तरह से ब्रिटिश राजनीतिक साम्राज्य का एक द्वार माना जाता है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव की सूझबूझ से किस तरह से उन्होंने रणनीति के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा बंगाल में जो है सिराजुद्दौला को पराजित करने में कामयाब हो पाते हैं। पलासी के युद्ध अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार का एक पहला कदम था और कई मायनों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन चूंकि ये पहली लड़ाई थी तो उस समय फिर भी इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन जब 1764 ईस्वी में आप देखिएगा कि बक्सर के मैदान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बड़े साम्राज्य के जो अगुवाई करने वाले थे, जैसे मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, इन तीनों की सम्मिलित सेना आपको बक्सर के मैदान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई लड़ती है। और देखिएगा कि इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी जीतती है। ये विजय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वाकई बहुत बड़ी विजय थी। तो हम देखते हैं कि जहां पलासी के युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक साम्राज्य का एक द्वार खोला, वहीं 1764 के बक्सर की युद्ध ने जो है वो एक तरह से अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित किया और ये साबित किया कि पलासी की जो जीत थी वो यूं ही नहीं मिली थी। इसके बाद आप देखते हैं कि 1765 ईस्वी में फिर, मतलब बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में इंग्लैंड से रॉबर्ट क्लाइव को फिर बुलाया जाता है और इलाहाबाद की संधि होती है। उस संधि के द्वारा आप देखिएगा 12 अगस्त 1765 को जो मुग़ल सम्राट थे, जो पराजित हुए थे शाह आलम द्वितीय, उनके साथ क्लाइव की एक संधि होती है। और 16 अगस्त 1765 को अवध के जो नवाब थे शुजा-उद-दौला, उसके साथ क्लाइव की एक संधि होती है। और इस दोनों संधियों को अगर आप पढ़े होंगे इतिहास में तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह की ये संधि की। इस संधि के द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। यहाँ की दीवानी मिलने के बाद जो है अंग्रेज़ों को काफ़ी यहाँ राजस्व का फ़ायदा होता है। लेकिन
इस स्थिति को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो दौर है, ये वो परिस्थितियां हैं जब कंपनी के कर्मचारी और कंपनी के जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध को जीता तो देखिएगा क्लाइव वहाँ पे द्वैध शासन लाते हैं, और द्वैध शासन जब क्लाइव लाते हैं तो उसमें क्या थी, राजस्व के काम मूलतः ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था। वहीं अगर राज्यपाट चलाने की बात है तो आप निजामत के जो कार्य हैं उसको आप अगर देखेंगे तो वो बंगाल के नवाब के द्वारा किया जाता था। लेकिन दोनों ही बॉडी, मतलब एक तरफ बंगाल के नवाब हो गए, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। जनता के अगर उत्तरदायित्व की बात करें तो दोनों ही जनता के उत्तरदायित्व को नकार रहे थे। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा दिन प्रतिदिन जो, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहती थी, उसका मुख्य लक्ष्य था अधिक से अधिक राजस्व का वसूली करना, और इस स्थिति में बंगाल के लोगों पर जो है कर का बोझ जो है, टैक्सेशन का बोझ जो है वो बढ़ता चला जाता है। और वहाँ की अगर स्थिति को देखें तो वहाँ पे काफ़ी एक अव्यवस्था का माहौल बन जाता है। तो पूरे बंगाल में जो एक अव्यवस्था का माहौल था, ये वो पृष्ठभूमि है, ये वो कारण थे जो ब्रिटिश संसद को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने की दिशा में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। जो दूसरा कारण हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में देखते हैं वो है सामाजिक आर्थिक भ्रष्टाचार। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बावजूद भी आप देखिएगा कि कंपनी ज़्यादा मुनाफे में नहीं आ पाती है, और ना ही राजस्व बंगाल की खजाने में जा पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण था कंपनी के कर्मचारियों, कंपनी के अधिकारियों में, कंपनी के पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार का फैल जाना। वो निजी व्यापार करने लगे थे। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बंगाल में, और याद होगा आपको कि 1717 में एक दस्तक मिला था उनको फर्रुखसियर के द्वारा, तो उस दस्तक का भी दुरुपयोग कर रहे थे। तो वो निजी व्यापार करने लगे थे और इससे कंपनी को घाटा हो रहा था, लेकिन कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में के आकंठ में पूरी तरह से डूब चुके थे। और इसका परिणाम आप देखिएगा कि कंपनी जो है वो दिवालियेपन के कगार पे पहुंच जाती है। हालांकि इस दौर में आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कई सारे युद्ध भी लड़ते हैं। पलासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध में कंपनी को काफ़ी नुकसान भी होता है, क्योंकि बहुत सारा आर्थिक नुकसान वहाँ पे कंपनी को उठाना पड़ता है। लेकिन जो कंपनी के कर्मचारियों के बीच जो भ्रष्टाचार था, उनके बीच जिस तरह की ये भ्रष्टाचार फैली हुई थी, उसका नतीजा ये होता है कि कंपनी जो है वो लगभग 6 मिलियन मतलब 60 लाख पाउंड का कर्जदार बन जाती है। और ऐसी ही स्थिति में देखिएगा कि कंपनी जब 60 लाख पाउंड का कर्जदार बन जाती है तो वो ब्रिटेन के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नाथ, तो वहाँ पर लोन के लिए आवेदन करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक बहुत चौंकने वाला बात थी। स्वाभाविक बात है कि अगर बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी मिलने के बावजूद भी कंपनी घाटे में चल रही है, यहाँ तक कि कंपनी अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों के वेतन का भुगतान करने में असमर्थ होने लगी है, तो ये सोचनीय बात थी। और उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे, जो 1771 ईस्वी में आए थे, लॉर्ड नाथ, उन्होंने एक गुप्त समिति का गठन किया, एक कमेटी गठित किया इस स्थिति की जांच पड़ताल के लिए कि आखिर किस तरह कंपनी जो है इस प्रकार कर्ज में डूब रही है, आखिर क्या कारण थे। और उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, मतलब जो रिपोर्ट दिया अपना, उसी रिपोर्ट के आधार पे, उसी प्रतिवेदन के आधार पे आप देखिएगा कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड नाथ, उस समय एक अधिनियम जो है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटेन के संसद में लाते हैं। और ऐसा नहीं कि वो अधिनियम यूं ही ब्रिटेन की संसद में पारित हो जाते हैं, काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इन तमाम विरोधों के बावजूद आप देखिएगा कि 18 मई 1773 को ब्रिटेन की संसद में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित कर दिया जाता है। तो अब तक की स्थिति को आप समझ चुके होंगे कि बंगाल में जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है, कंपनी के कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ, यहाँ तक ये भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था कि आप
समझ सकते हैं कि इंग्लैंड के, आप देखिए कि इंग्लैंड के कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है कंपनी अपने लोगों के लिए सीटें खरीदना शुरू कर दी थी। तो ये एक तरह से ब्रिटेन के संसद के पैरेलल एक जो कंपनी है वो चलने लगी थी, जो काफ़ी चिंताजनक स्थिति थी। तो इन कारणों से आप देखते हैं कि एक लॉर्ड नाथ के समय में जो है एक गुप्त कमेटी बनाई गई और उसी गुप्त कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर, उसके रिपोर्ट के आधार पर 18 मई 1773 को ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसको हम नॉर्थ इंडिया एक्ट के भी नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं, हम लोग समझते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। वह है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कौन सा प्रावधान किए गए। और इस प्रावधान को इसलिए भी ध्यान पे रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले जितने अधिनियम होंगे उनके परिवर्तन को अगर समझना है तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट है, तो ये बेसिक फाउंडेशन हो गया एक तरह से। तो इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आने वाले जो अधिनियम है, आने वाले जो एक्ट हैं उसके बारे में हम लोग समझ पाएंगे, बेहतर ढंग से उस चीज़ को हम लोग अपने दिमाग में रख पाएंगे। तो जानने का प्रयास करते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के क्या प्रावधान थे। सबसे पहले तो देखिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शक्ति के केंद्रीकरण का प्रयास किया गया, और ये बहुत अहम बात था। अगर आप उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें तो वहाँ भारत में जो कंपनी के द्वारा जो विजित क्षेत्र थे तो 3 प्रेसिडेंसी का गठन हो चुका था। एक बंगाल में प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और दूसरा आप देखते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी, तीसरा दक्षिण में अगर हम देखते हैं दक्षिण भारत के अंदर तो मद्रास प्रेसिडेंसी। और कई मौक़ों पर यह देखा गया कि इन प्रेसिडेंसी के अधिकारियों की आपसी सामंजस्य के अभाव के कारण भी कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। और इस कारण से क्या किया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में शक्ति के केंद्रीकरण का प्रयास किया गया। मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। आप ऐसे समझ सकते हैं आप इस चीज़ को, यहाँ पे ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी है और यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी है। और आप देखेंगे कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और ये कहा गया कि बम्बई की प्रेसिडेंसी या मद्रास की प्रेसिडेंसी जो भी नियम बनाएंगे तो उसके लिए आपको बंगाल के गवर्नर से अनुमति लेना आवश्यक होगा। और यहाँ पे आप देखिएगा एक बड़ा परिवर्तन किया जाता है, चूँकि बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है, इसलिए बंगाल के जो गवर्नर थे अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। तो जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और अगर आप इस चीज़ को सिस्टमेटिक वे में समझने का प्रयास कीजिए तो आपको याद होगा कि क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। और जिस समय ये रेगुलेटिंग एक्ट लाई गई उस समय गवर्नर कौन है बंगाल के, वो है वारेन हेस्टिंग्स। जिस समय 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट को लाई गई उस समय बंगाल के गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है वो गवर्नर जनरल बन गए। बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव कि पहला गवर्नर कौन थे बंगाल के, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। अंतिम गवर्नर कौन थे बंगाल के, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन बने, तो वो वारेन हेस्टिंग्स बने। और वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये पहला परिवर्तन कि शक्ति के केंद्रीकरण का प्रयास किया गया। बंगाल का गवर्नर जो है अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। जो दूसरा परिवर्तन आप देखिएगा वो है कार्यपालिका का गठन किया गया। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि कार्यपालिका के गठन का स्वरूप सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ता है, किस अधिनियम के तहत किया गया।
तो ध्यान रखेंगे कि 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी उसके द्वारा कार्यपालिका का भी गठन किया गया। और इसके लिए क्या किया गया कि जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, अब चूंकि बंगाल के गवर्नर जनरल बन चुके हैं, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई, एक प्रशासक मंडल बनाया गया ताकि बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वो काम को कर सके और किसी भी तरह की निरंकुशता का जन्म नहीं हो। तो वहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल की एक 4 सदस्यीय परिषद बना दी गई, जिसको कहा गया जो है वो प्रशासक मंडल हो गए, यानी गवर्नर जनरल की एक परिषद हो गई। और ये कहा गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं वो कोई भी निर्णय जो है वो अपने परिषद के जो सदस्य हैं उसके बहुमत के आधार पर लेंगे। मतलब समझने का प्रयास करें कि बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होंगे, तो अगर 3 सदस्य किसी मसले पर एक राय रखते हैं तो बंगाल के गवर्नर जनरल चाहे तो उसे नियम बना सकते हैं, उसे पारित कर सकते हैं। इसमें एक अलग जो बात थी वो ये था कि अगर मान लेते हैं कि जैसे 4 सदस्य हैं, किसी मसले पर 2-2 सदस्य जो हैं वो बट जाते हैं, मतलब कि अगर मत बराबर हो जाती है, तो कहा गया कि मत बराबर हो जाने की स्थिति में गवर्नर जनरल का जो निर्णय होगा, उनका जो मत होगा वो निर्णायक होगा। तो थोड़ा ढंग से समझना इसको। पहले बात कि गवर्नर जनरल की परिषद फैसला बहुमत के आधार पर करेगी, निर्णय बहुमत के आधार पर करेगी। अगर बहुमत मिल गया तो ठीक है, अगर मत बराबर हो गया यानी किसी मसले पर अगर गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य में से 2-2 सदस्य बट गए, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नर जनरल का मत जो होगा वो निर्णायक होगा और वो जिधर मत देंगे उस बात वो फैसला ले लिया जाएगा, वो पारित हो जाएगा। तो इसको बहुत आराम से आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आगे चल के इसमें परिवर्तन होंगे, तो इसको समझना है आपको। उसके बाद से आप देखिएगा कि COD में परिवर्तन किया जाता है। आप याद कीजिए 1600 का चार्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ कंपनी के एक निदेशक मंडल का गठन किया गया था, मतलब कि जिसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD। तो उस समय जो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 को जो चार्टर लाया गया था, उस चार्टर के द्वारा आप देखते हैं कि कंपनी को संचालित करने के लिए 24 सदस्यों की एक निदेशक मंडल बनाई गई थी, जिसका चुनाव 1 वर्ष के लिए होता था। और उसके चुनाव में कौन भाग लेते थे? तो कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर्स जो 500 पाउंड के शेयर होल्डर्स थे या उससे अधिक के शेयर होल्डर्स थे। अब इसमें क्या परिवर्तन किया गया? इसमें यह परिवर्तन किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी COD के जो 24 सदस्यों का चुनाव था वो अब 4 साल के लिए हो गया, मतलब उनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया गया। और ये कहा गया कि इसमें से 1/4 सदस्य जो हैं वो हर एक वर्ष अवकाश प्राप्त कर लेंगे। मतलब मसला साफ है कि 24 सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष के लिए और 1/4 सदस्य, मतलब 24 का 1/4 सदस्य निकालिए तो यानी 6 सदस्य जो हैं हर एक साल जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेंगे और उनका चुनाव होगा उन 6 सदस्यों का। और वो चुनाव में अब भाग कौन लेंगे? तो पहले 500 पाउंड वाले शेयर होल्डर्स थे, अब जो उसको बढ़ाकर कहा गया कि जो 1000 पाउंड के जो शेयर धारक होंगे केवल वही COD के सदस्यों के चुनाव में भाग लेंगे। क्लियर है? तो मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या परिवर्तन हुआ? पहला परिवर्तन ये हो गया कि उसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष से बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया गया, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेंगे। और COD के सदस्यों का चुनाव, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का चुनाव जो है वो आपको 500 पाउंड के शेयर धारक के बदले 1000 पाउंड के जो शेयर धारक होंगे वही उसमें भाग लेंगे। इसके बाद ये कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो नागरिक मामला हो या सैन्य मामला हो या राजस्व संबंधी मामला हो, चाहे राजस्व के मसले हों चाहे सैन्य मसले हों या फिर आप देखिए कि नागरिक मामले हैं, इन मामलों के संदर्भ में COD जो कुछ भी फैसला लेती है उस फैसला को ब्रिटिश क्राउन को ब्रिटिश संसद के माध्यम से बताना आवश्यक हो गया, उसको उसकी जानकारी COD को देना था, मतलब ब्रिटिश क्राउन को अब देना है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं?
सीओडी के माध्यम से कंपनी को रेगुलेट कर रही है। कौन? ब्रिटिश संसद, मतलब ब्रिटिश क्राउन। तो इस अधिनियम के द्वारा हम देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है वो कंपनी पर जो है सीओडी के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण जो है, आधिपत्य जो है कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर, किसके माध्यम से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से स्थापित हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, और वो था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही एक सुप्रीम कोर्ट का गठन देश में, मतलब उच्चतम न्यायालय का गठन जो है देश में पहली बार होता है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देश में सुप्रीम कोर्ट का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 में हुआ है, और अगर पूछा जाए किस अधिनियम के तहत हुआ है तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ है। समझ पा रहे हैं बात को कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। तो देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता में गठित होती है, और 1774 में गठित होती है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है। और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई उसके पहले चीफ जस्टिस कौन बनाए गए, मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे थे। ठीक है, कई सारे जब प्रीवियस ईयर के आप प्रश्न पत्र को पलटेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कई दफ़े पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनके नाम थे चैम्बर, लिस्टर और हाइट। 3 अन्य न्यायाधीश भी जो है वो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट गठित की गई उसमें नियुक्त किए गए। और दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय सुनाई जाती थी उस निर्णय के खिलाफ अपील जो है वो केवल ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन के राजा के परिषद में ही हो सकती थी। इसके बाद आप देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ अन्य प्रोविज़न भी किए जाते हैं, चूँकि कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के जो पदाधिकारी थे उनके वेतन भत्ते कम थे, जिससे वो भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित होते थे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों का, कंपनी के अधिकारियों का, उनके पदाधिकारियों के वेतन भत्ते जो हैं वो बढ़ा दिए गए। और आप देखेंगे कि जो व्यक्तिगत व्यापार था, कंपनी के कर्मचारियों को और जो अधिकारियों को कहा गया कि वो किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से कोई दान या कोई उपहार, गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते हैं। इस पर सख्त पाबंदी लगाई गई कि कंपनी के कर्मचारी जो है वो व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर पाएंगे। किसी भी व्यक्ति से दान या उपहार, किसी तरह की गिफ्ट जो है वो नहीं ले सकेंगे। और उसके बाद आपको हमने बता ही दिया कि कंपनी के कर्मचारियों के जो है वेतन भत्ते बढ़ा दिए गए। साथ ही साथ आप देखते हैं कि चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन के लिए आवेदन किया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो 14 लाख पाउंड ऋण जो है वो 4% की ब्याज दर पे दी जाती है। तो ये थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान। एक बार हम इसको सारांशतः जो है वो 30 सेकेंड में, 30 से 60 सेकेंड के अंदर इन प्रावधानों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक शक्ति के केंद्रीकरण का एक प्रयास किया गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के जो गवर्नर थे अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वारन हेस्टिंग्स जो है वो पहला गवर्नर बन गए, पहला गवर्नर जनरल बन गए। उसके बाद आप देखिएगा कि गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई, कार्यकारिणी का गठन किया गया, और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य रखे गए। ये कहा गया कि फैसला बहुमत के आधार पर होगा। अगर मत बराबर हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में बंगाल का जो गवर्नर जनरल का मत होगा वो निर्णायक होगा। और एक दिलचस्प बात हम आपको बता दें कि जो परिषद बनाई गई थी, तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी यानी वारेन हेस्टिंग्स की जो परिषद थी उसमें प्रथम बार 4 सदस्य कौन सब थे? तो वो फिलिप फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे, मानसन थे और ऑरवेल थे। उसके अलावा 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाए गए।
उसके बाद आप देखते हैं कि सीओडी का जो चुनाव था वो अब 4 वर्ष के लिए, उसके सदस्यों का चुनाव 4 वर्षों के लिए होने लगा और अब उसके चुनाव को 500 शेयरधारक, 500 पॉइंट शेयरधारक के बदले 1000 पॉइंट के जो शेयरधारक थे वही उसमें भाग ले सकते थे। कंपनी के कर्मचारी अधिकारियों को निजी व्यापार करने का, गिफ्ट लेने का, उपहार लेने का पर सख्त पाबंदी लगा दी गई, उनके वेतन भत्ते बढ़ा दिए गए और इस तरह से आप देखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इसमें कई सारी जो थी वो विसंगतियाँ भी थी और जल्द ही आपको एक संशोधनात्मक एक्ट लाया जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है, लेकिन फ़िलहाल हम अगले क्लास में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आज के इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास से लाभान्वित होंगे, आप लोगों को ये क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर एक नए बेहतर क्लास में और हम जानेंगे कि अगला पड़ाव क्या होगा, संवैधानिक, भारत के संवैधानिक विकास को कैसे कैसे आगे बढ़ाया जाता है। फ़िलहाल के लिए विदा लेते हैं।